तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या पढ़ेंगे? एम्पियर का परिपथीय नियम। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ बोलते हैं। ठीक है। अब दो एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ने के पहले हम दो गॉस थ्योरम में जाओ। गॉस थ्योरम जिस प्रकार से एक कथन था उसी प्रकार से इसमें भी एक कथन दिया हुआ है। ठीक है। और लगभग दोनों सेम है। उसी प्रकार से उसमें फ्लक्स के बारे में था, इसमें चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे में। तो इसमें क्या है लिखा हुआ है, किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र B का रैखिक समाकलन। रैखिक समाकलन मतलब समझो, मतलब आपका ये समाकलन का साइन देना है। ठीक है। रैखिक समाकलन क्या लिखे? लूप में निहित क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले नेट अस्थाई विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है ऐसे में। तो एक हम जो वहां पर जो लिखे लैंग्वेज उसी को हम दो लिख रहे हैं आप लोग को, अर्थात दे के हम लिख के समझाते हैं पहले। जैसे यहां पर किसी लिखे किसी एक बंद लूप में, पहले समझ लो फिगर से। मान लेते हैं कि एक हम धारावाही चालक तार लेते हैं। ठीक है। इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है। इसमें विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? I प्रवाहित हो रहा है। अब बताओ, हम एक बताए थे दाहिने हाथ का नियम बताए थे, जिसमें कहे थे कि आप जैसे ये मान लो मार्कर है, इसमें अगर ये विद्युत धारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो विद्युत धारा की तरफ अगर अंगूठा की दिशा रखते हैं, अंगूठा जो हो गया विद्युत धारा की तरफ हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन बताता है? उंगली। जो ये चारों उंगली है, ये चारों उंगली जिस तरफ जाएगा, मतलब इस प्रकार से अगर ये घूम रहा है जिसके चारों तरफ होगा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इसके चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपका ये हम लोग बायट-सावर्त लॉ में भी पढ़े थे ऐसे। बायट-सावर्त लॉ में इसके बारे में हम प्रूव भी किए थे। किसी धारावाहिक चालक तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसकी तरफ चारों तरफ कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसका मान भी निकाले थे कि नहीं? तो अभी हमको जो करना क्या है कि जैसे ये आपका धारावाहिक चालक तार है, तो तार है तो क्या है? इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं? जो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसको हम मान लेते हैं इस प्रकार से, एक लूप बना के हम मान लेते हैं। ठीक है। मान लो इस प्रकार से इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो एक लूप हम बना लिए। ठीक है। लेकिन इसकी जरूरी है कि इसके चारों तरफ सिर्फ एक ही लूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रहेगा कि नहीं? यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, मतलब चारों तरफ रहेगा। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे लूप बनेगा ऐसे में। लेकिन सबका सेंटर क्या रहेगा? एक ही रहेगा। सबका सेंटर क्या रहेगा? सबका जो मध्य बिंदु है मतलब यहीं पर से बनेगा। तो कहने का मतलब इसमें बहुत सारे सकेंद्रीय वृत्त बनता है। क्या बनेगा? जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसमें बहुत सारे क्या बनेगा? सकेंद्रीय वृत्त बनेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे एक लूप बनता है। ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि किसी बंद लूप में, तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ तो ये बंद लूप कहलाएगा ऐसे में। चारों तरफ से ये बंद हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? बंद लूप बोलेंगे। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र B। अब दो इसमें आपका क्या जा रहा है? इसमें जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अंदर की तरफ। तो इस प्रकार से आपका ये चुंबकीय क्षेत्र मतलब इसमें B है, B यही नहीं है आपका जी, इसमें B जा रहा है, मतलब ये विद्युत धारा है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका मान क्या देंगे? B। तो वही लिखे चुंबकीय क्षेत्र B का रैखिक समाकलन उस लूप में निहित क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले नेट अस्थाई विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो कहने का तो समाकलन कर रहा है तो इंटीग्रेशन का साइन देंगे। समाकलन जैसी कर दिया तो इंटीग्रेशन का साइन देंगे, और लूप बंद है इसलिए गोल कर देंगे। ये लूप क्या है? बंद है इसलिए क्या करेंगे? गोल करेंगे। तो ये बंद लूप हो गया। ठीक है। तो बंद लूप का हमको करना है और यहां पर लिख दिए B। तो चुंबकीय क्षेत्र किस पर देखें? इस लूप के किसी बिंदु पर हमको देखना पड़ेगा। इस लूप के किसी बिंदु मतलब इसका कोई भाग हमको लेना पड़ेगा। जैसे इस लूप का पूरा लंबा लूप है तो इस लूप का कोई भाग ले लिए, तो इस भाग को मान लेते हैं DL। क्या मान लेते हैं? DL मान लेते हैं। तो ये पूरा लूप अभी हम नहीं एक साथ लिखेंगे। ठीक है। इसके एक छोटे से भाग को लिखेंगे और यहाँ पर B ले रहे हैं। अब यहाँ पर B हुआ और यहाँ पर लिखेंगे DL। तो ये दोनों का जो समाकलन आता है वो आता है म्यू नॉट और विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर है। यहाँ लिखा हुआ ना विद्युत धारा, तो विद्युत धारा और म्यू नॉट के गुणनफल के क्या आता है? बराबर आता है। मतलब यहाँ लिखा है म्यू नॉट इंटू I ऐसे में।
लिखा हुआ ना म्यू नोट। अब बताओ यहाँ म्यू नोट क्या है, तो यहाँ पर म्यू नोट जो है लिखेंगे, जहां म्यू नोट मुक्त आकाश की, मुक्त आकाश की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है। ऐसे में यहाँ पर आपका म्यू नोट जो है मुक्त आकाश का क्या है, चुंबकशीलता है, या बोल सकते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब दो ये आपका हो गया एम्पियर का परिपथीय नियम, जैसे आपको पढ़े थे हम लोग गॉस थ्योरम, उसी प्रकार से ये भी एक थ्योरम है, ये भी एक क्या है, प्रमेय है। मतलब बी और डीएल का समाकलन जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा म्यू नोट इंटू आई के बराबर, ठीक है। अब इसी को हम प्रूफ करना है, इसको क्या करना है कि बी डॉट डीएल का मान म्यू नोट आई आएगा कि नहीं, तो इसका मान कैसे आएगा, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसके बारे में हम आगे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर हमको इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि इस लूप में कहीं पर भी एक छोटा सा भाग हम ले लिए डीएल, क्या ले लिए, इस लूप के एक छोटा सा भाग, ये जो तुम्हारा वृत्ताकार भाग है इसका एक छोटा सा भाग हम लेंगे डीएल, ऐसे में इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया बी। अब दोनों को देखो हमको दिशा देखना है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों सेम है या नहीं। तो ये जो डीएल है, तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा तो इस रेखा पर चारों तरफ घूम रहा है, और डीएल भी इसी रेखा पर है, तो दोनों का दिशा क्या होगा, सेम होगा कि नहीं। चुंबकीय क्षेत्र जो आपका बना है इसका दिशा क्या है, ये चारों तरफ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है जी। और डीएल भी हम किस पे ले रहे हैं, इसी पर ले रहे हैं कि नहीं। अब बताओ दोनों जब एक ही पर हो रहा है तो दोनों का दिशा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऐसे नहीं तो समझो अगर हम मान लेते हैं कि इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो अगर ये गोल गोल घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लंबवत होता है। अगर इसको हम गोल कर दे उंगली के दिशा में, अगर हम क्या मान ले, जो तुम्हारा उंगली है उंगली के दिशा में मान लेते विद्युत धारा, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, लंबवत होगा कि नहीं। तो उस केस में अगर हम यहाँ पर लेते हैं ऐसे, यहाँ पर देखो ये तुम्हारा जो आई है, आई ये आपका सीधा है, ठीक है, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और डीएल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का ही एक भाग है। मान लो ये वृत्ताकार भाग ले लिए और इस पे हम यहाँ पर से डीएल ले रहे हैं, और इसी पर दो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होता है, तो इसके दिशा में जो स्पर्श रेखा होता है, तो डीएल जो है क्या एक छोटा सा भाग ले जी, छोटा सा बिंदु है ऐसे में, और यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होगा तो डीएल का भी दिशा वही हो जाएगा जो इसके चुंबकीय क्षेत्र का होगा, क्योंकि डीएल भी सतह पर क्या होता है, लंबवत होता है ऐसे में। यहां पर से यहां से इसका त्रिज्या मान लेते हैं आर, तो बताओ ये त्रिज्या पर ये लंबवत होगा कि नहीं, और डीएल भी इसी त्रिज्या पर लंबवत होगा कि नहीं, तो दोनों डायरेक्शन फिर सेम हुआ कि नहीं। प्रत्येक बिंदु के लिए बी का मान चेंज होता है, प्रत्येक बिंदु के लिए बी का मान क्या होता है, इस बिंदु पर अलग रहेगा, मतलब ये बिंदु पर करेंगे तो बी का दिशा ये हुआ, इस बिंदु पर आएंगे तो बी का दिशा आपका ये हो जाएगा, इस बिंदु पर आएंगे तो बी का दिशा ऐसे चलेगा, मतलब स्पर्श रेखा की दिशा में चेंज होते रहता है बी का दिशा। तो यहाँ डीएल भी तो एक छोटा सा भाग है, तो डीएल का भी तो दिशा चेंज होगा, तो जैसे स्पर्श रेखा का दिशा है वैसे आपका क्या होगा, डीएल का दिशा होगा। तो यहाँ पर डीएल आपका इसका इस परिधि का एक छोटा सा भाग है ऐसे में। तब यहां पर कहने का अर्थ हुआ कि बी जब दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो बी तथा डीएल के बीच का कोण क्या होगा, डीएल के बीच का कोण, तो इस कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। मतलब ये भी स्पर्श रेखा की दिशा में और ये भी स्पर्श रेखा की दिशा में, दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो ये तो कोण हो गया। अब जो हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, तो प्रूफ में क्या है कि जो फिगर बनता है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। लिखे हैं कि माना कि एक सीधे धारावाही चालक तार से आई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, तो एक सीधा धारावाही चालक तार है जिससे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। फिर लिखे हैं उसके चारों ओर बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर लिखे जो चालक के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्ताकार लूप बनाते हैं, जो चालक के चारों तरफ क्या है, सकेंद्रीय मतलब होता है सभी का केंद्र एक ही होना चाहिए। सकेंद्रीय मतलब क्या होता है, जितना वृत्त रहेगा सबका केंद्र अगर एक होता है तो इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है।
तो इसके चारों तरफ जितना भी बन रहा है सभी का मतलब ये सेकेंडरी वृत्त बन रहा है। अब हमको यहाँ पर निकालना है किसी कोई भी बिंदु लेंगे, कोई भी अस्पे मतलब यहाँ पर कोई भी भाग उसका ले लेंगे और या फिर कोई भी लूप का एक त्रिज्या हम ले लेंगे और उस लूप पर उसका चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है ये हमको निकाल के लाना है कि म्यू नोट आई होता है कि नहीं। तो अभी तीन ऐसे बहुत सारे लूप बनेगा, तो किसी एक लूप का त्रिज्या मान लेते हैं, मान लो यहां से यहां तक का मान लेते हैं, यहां से चूंकि डीएल हम इस पे लिए हैं कि नहीं, तो यहां से यहां तक के त्रिज्या मान लेते हैं आर। कितना मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। लिखते हैं यहां पर प्रूफ तो कर ही रहे हैं, देखेंगे माना कि किसी एक लूप का त्रिज्या आर है तथा डीएल उस लूप का अल्पांश है। ठीक है, तब हम निकालेंगे। अब हम उसको प्रूफ कर रहे हैं तो उसका एलएचएस वाला भाग लेके चल रहे हैं पहले। ठीक है, इसलिए लिखाएगा बी डीएल। अब देखो यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट लिए हुए, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ बी डॉट डीएल, दोनों सदिश राशि है और सदिश राशि के बीच में गुना होगा तो चाहे डॉट प्रोडक्ट होगा चाहे वेक्टर प्रोडक्ट होगा। यहां पर डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ बी डॉट डीएल लिखा हुआ है, तो बताओ डॉट प्रोडक्ट का तुम लोग फॉर्मूला पढ़े हो, डॉट प्रोडक्ट का मान होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड और डीएल का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ वेक्टर की साइन अगर हम नहीं दिए तो इसका अर्थ है कि मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? मैग्नीट्यूड, इसके परिमाण को दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर डीएल होगा और लिखाएगा कॉस थीटा। अब दो चूंकि यहाँ पर ले देते हैं, चूंकि थीटा का मान यहाँ पर कितना है 0 डिग्री है। कितना है? यहाँ पर जो हम निकाले थे किस प्रकार से है, तो थीटा का मान जब 0 है तो बताओ इसका मान कितना आएगा। यहाँ से जब थीटा 0 हो गया तो बताओ cos 0 का मान, cos 0 का मान तो 1 होता है, इसलिए आपका b डॉट डीएल बराबर होगा। देखो यहाँ पर डीएल आपका वेरिएबल होगा चूंकि ये अल्पांश है और ये आपका b क्या है? कांस्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर डीएल का मान चेंज होगा लेकिन b का मान चेंज होगा, b तो हमेशा एक ही चीज घूम रहा है और डीएल आपका क्या है, यहाँ अगर छोटा सा भाग है इसको हम पूरा लंबा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल आपका डीएल है, वेरिएबल कौन है? डीएल है, तो बी को बाहर करेंगे और यहां पर लिखाएगा, यहां पर डीएल लिखेंगे। अब बताओ हम डीएल का समाकलन कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं मतलब इसी को विस्तार करेंगे। तो विस्तार हम किसका, ये दो इस वृत्त का एक छोटा सा भाग है और इस वृत्त को अगर हम ये पूरे में अगर हम फैलाते हैं इस डीएल को, तो बताओ ये वृत्त का परिधि है कि नहीं? वृत्त का परिधि होगा कि नहीं? अगर इस डीएल को अगर हम पूरे में विस्तार कर दे तो ये वृत्त का क्या बनेगा? परिधि बनेगा। और जब ये वृत्त के परिधि बनेगा तो इसको हम लिख सकते हैं b इंटू 2πr। इसका त्रिज्या हम कितना लिख चले हैं? r। तो हम b डॉट डीएल को लिख सकते हैं b इंटू 2πr। इसको मान लेते हैं हम 1। क्या मान लिए? 1 मान लिए। ठीक है, अब देखो जब इसको 1 मान लिए हैं उसके बाद हम आएंगे तुम्हारा बायट-सावर्त लॉ में। बायट-सावर्त लॉ में जाओ। बायट-सावर्त लॉ में एक हम बताए थे, उसमें अनंत तक की लंबाई का वो धारावाहिक चालक तार लेते हैं तो ये अनंत लंबाई के धारावाहिक चालक तार के कारण इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो बी का मान होता है वो कितना होता है? इसमें तुम लोग कुछ पढ़े हो, क्या था? म्यू नोट आई बटा 2πr निकला था, जहां आर यहां आपका क्या है? त्रिज्या है। बायट-सावर्त लॉ में जाओ तो उसमें हम लिखाए थे कि सीधा धारावाहिक चालक तार के कारण इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान होता है म्यू नोट आई बटा 2πr। ये बायट-सावर्त लॉ में हम एक एप्लीकेशन में बताए थे, उसका एप्लीकेशन देखना तो ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो बायट-सावर्त लॉ में आपको यहां से जाना पड़ेगा। ठीक है, तब यहां से देखो हम क्या करेंगे, लिखते हैं इसलिए
धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका मान कितना आया था? इसका मान आया था B बराबर म्यू नोट I बटा 2 पाई आर। ये आया था B इक्वल टू आया था म्यू नोट I बटा 2 पाई आर। तो इसको मान लेते हैं, हम सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे समीकरण वन में B का मान रखने पर तो बताओ समीकरण वन में अगर हम B का मान रख देते हैं तो B का मान हम यहां पर रखेंगे तो समीकरण वन में आएंगे। तो समीकरण वन में क्या है? B डॉट डी एल बराबर लिखा हुआ है B इंटू 2 पाई आर। और B का यहां पर अगर हम मान रखते तो कितना आएगा? तो यहां हो गया B डॉट डी एल इक्वल टू जाएगा B का मान कितना होगा? म्यू नोट I बटा 2 पाई आर। यहाँ लिखाएगा म्यू नोट I बटा 2 पाई आर। और उसके बाद आपका ये कितना दिया हुआ है? 2 पाई आर। यहाँ पे लिखाएगा 2 पाई आर। तो बताओ ये दोनों कट गया, तो कटने के बाद आपका बच रहा है B डॉट डी एल बराबर म्यू नोट I। ये नहीं बच रहा है। तो ये आपका प्रूफ हो गया जो अभी इसके पहले हम लिखे। मतलब B डॉट डी एल का मान जो होता है वो म्यू नोट I के बराबर होता है। कहने का अर्थ हुआ कि I की मान बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ेगा, समानुपाती होता है, ठीक है। तार है जो बेलनाकार है, किस आकार का है? मान लो अनंत लंबाई का है, हम एक तार लिए हैं, इस प्रकार से थोड़ा मोटा ले लेते हैं। ऐसे में ये मान लो इस प्रकार से बेलनाकार एक धारावाही चालक तार लिए हैं और इसके कारण अब हमको निकालना है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, इसका मान कितना होगा, इसको निकालना है। इसको मान लेते हैं इससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है? I विद्युत धारा जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। ऐसे में अनंत से आ रहा है, मान लो अनंत तक जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके कारण किसी बिंदु पर, ऐसे में मतलब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये हमको निकालना है। तो पहले इसका हेडिंग दे लो। हेडिंग लिख देते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग लिख लो। ये आपका लिख सकते हो एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ऐसे में इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम जो पढ़ेंगे वो पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे और इसमें ही लेंगे कि अनंत लंबाई के सीधा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, ठीक है। लिखते हैं अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तो तब तो फर्स्ट अनुप्रयोग में हमको जो पढ़ना है यही पढ़ेंगे। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार लेंगे और इस तार के कारण मतलब इसके चारों तरफ कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसका हमको मान निकालना है, ठीक है। जितना भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा उसका क्या वैल्यू होता है, उसका क्या मान होगा, उसको हमको निकालना है, ठीक है। तो अब इसके कारण वो कितना होगा इसको हमको निकालने के लिए क्या करेंगे? अब जो सीधे जा रहा है तार क्या है? सीधा है। और जब सीधा है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? एक इस प्रकार से एक लूप बनाते हुए आएगा।
चुंबकीय क्षेत्र तो एक लूप में ही ना उत्पन्न होगा, तो ये लूप मान लो बना रहा है, ठीक है। अब इस लूप में भी एक अल्पांश मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं dl, अल्पांश हो गया। इस बिंदु को मान लेते हैं p है, बिंदु क्या मान लिए p पर, मतलब एक अल्पांश लेंगे और इस अल्पांश का मान लिए dl है। और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ये स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा इसी ना होगा, तो dl का भी दिशा आपका मान लो यहाँ पर b ऊपर में जा रहा है और dl भी जा रहा है, ये आपका b हो रहा है, इसमें चारों तरफ घूमेगा। जब ये विद्युत धारा आपका ऊपर की तरफ है तो इसके नियम से क्या होगा, तो ये नहीं सोचना कि हम गोल बनाए हैं, इसके चारों तरफ हो रहा है, मतलब इस प्रकार से। तो अब इसमें हम चारों तरफ कैसे दिखाए, 3D में अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इससे ऊपर जा रहा है, इस चारों तरफ गोल होगा कि नहीं, ऐसे चारों तरफ गोल होगा। ऐसे में इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ऐसे में तो ये वृत्ताकार है, तो ये आपका dl है और ये आपका कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब देखना है कि इसके ये अनंत लंबाई का इसके कारण यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसका हमको मान निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो इसमें हमको क्या करना है, इसके एक समाक्षीय अक्ष ले लेते हैं, ठीक है। समाक्षीय अक्ष किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिसको मोड़े तो ये बीच वाला भाग हो, ये क्या हो जाए एकदम बीच में अगर रहता है इसको समाक्षीय अक्ष बोलेंगे। अब यहां से यहां तक का हम दूरी ले लेते हैं, मतलब यहां से यहां तक की दूरी पर जरूरी नहीं है पी, हम मान लो यहाँ पर है चाहे अंदर में है, हम एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, बहुत सारे। मतलब अब हमको ये देखना है कि इसके अंदर में लेंगे तब कितना होगा, बाहर में लेंगे तब कितना होगा, ये सब हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अलग अलग कंडीशन आपको देंगे, लेकिन अभी हम यहां से यहां तक का दूरी हम मान लेते हैं r, कितना मान लिया त्रिज्या r मान लिए। मतलब ये समाक्षीय अक्ष से इसका जो dl है इसका दूरी हम मान लो p, अभी हम यहाँ पर रख ले p की दूरी हम मान रहे हैं, बिंदु p की दूरी कितना ले लिए हैं, इस अक्ष से p की दूरी हम ले रहे हैं r ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी हम 3-4 कंडीशन बनाएंगे और उस कंडीशन के आधार पर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो पहले जो हम फिगर लिखे हैं, फिगर बनाए हैं, उस फिगर के बारे में पहले हम लिख देते हैं। और इसका भी त्रिज्या कुछ मान लो, यहां से यहां तक का त्रिज्या मान लेते हैं, ये बड़ा वाला आर मान लेते हैं इसको। इसका भी कुछ मान लो, ये मोटा है तो मोटा है, इसका भी तो बेलनाकार बनेगा, इस प्रकार से बेलन बनेगा कि नहीं। और जब ये बेलन बनेगा तो इसका भी अपना एक त्रिज्या होगा, और इस त्रिज्या को हम मान लेते हैं बड़ा वाला आर। क्या मान लिए, बड़ा वाला आर मान लिए। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, लिख देते हैं माना कि आर त्रिज्या का त्रिज्या के कर लो अनंत लंबाई का एक बेलनाकार चालक है जिससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। मान लिया कि इससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब ये I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसको हमको देखना है। अब लिखेंगे चालक के समाक्षीय अक्ष से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। अब कोई बिंदु P है तो हमको P पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। ऐसे में कोई बिंदु P ले लिए हैं और ये P पर हमको निकालना है कि उसके दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। लेकिन अब हम P कहाँ पर है ये हमको भी दिखाना है। ये P हो सकता है कि आपको जो अगर ये बेलनाकार ले लिए तो P इसके अंदर में आ जाए, हो सकता है कि नहीं। P मान लो इसके अंदर में यहाँ पर रहेगा P, या P हो सकता है इसके सतह पर है, या P क्या हो इसके बाहर हो, जैसे बाहर है कि नहीं।
तो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, बहुत सारे कंडीशन आ सकता है। तो इसमें 3-4 कंडीशन आता है, ठीक है। तो पहले अगर मान लो अगर हम बाहर ला कंडीशन, बाहर ला फिगर बना हुआ है, बाहर ला क्या है, मान लो कि P जो है इसके अक्ष मतलब इसमें हम क्या लिए, P इस चालक से बाहर है, इस चालक पर नहीं है, इस चालक से बाहर है। ऐसे में तो बेलनाकार चालक से जब बाहर रहेगा तब उस केस में क्या होगा, इसमें भी स्थिति बनाएंगे, ठीक है। यहाँ स्थिति 1 पहले लिखते हैं, स्थिति 1 लेंगे और स्थिति 1 में लिखेंगे कि जब P चालक से बाहर हो, चालक पर नहीं है मतलब चालक से बाहर है, ठीक है, चालक पर नहीं है। और चालक से अगर हम मान लो बाहर रखते तब वहां पर कितना होगा, इसके बाद हमको फिर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बताओ जब हम P को चालक पर हो, चालक के अंदर लेते तो यहाँ पर P का मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी R कहलाता, और ये R का मान क्या होता है, बड़का त्रिज्या से छोटा होता। अगर हम चालक पर लेते तो चालक पर ये जो R होता है इस बड़का त्रिज्या के बराबर होता, लेकिन अगर ये चालक के बाहर ले लिए तो ये जो R आया है वो क्या है, बड़का त्रिज्या से ये बड़ा हो जाएगा, ये होगा कि नहीं। तो इस केस में आपका आएगा, लिख सकते हो, अर्थात यहां पर हम जो ले रहे हैं बड़ा छोटका R है वो बड़का R से क्या है, बड़ा है। ये ला R से आपका क्या है, ये ला क्या जाएगा, बड़ा होगा। जैसे हम बाहर लेंगे तो ये बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब इसको हम बड़ा ले लिए तो ये देखो अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस पूरे धारावाहिक चालक तार के कारण होगा। अब इससे जब जो I करंट जा रहा है ये पूरे क्षेत्र में बढ़ के जाता है, ये पूरे क्षेत्र में क्या है, बढ़ के जाएगा। तो जितना भी बढ़ जाए, जब I गया तो I ने पूरे में जाएगा, चाहे ये इतना में पूरे में बढ़ के जाए चाहे जैसे जाए एक ही रेखा में जाए। तो जब ये I जा रहा है पूरे में बढ़ के गया है, तो पूरे में जितना बढ़ के गया तो कितना है I, तो I के कारण हमको अब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो अब हम यहां से चलेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम पर चलेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम पर चलेंगे। लिखते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से। तो बताओ एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कह रहा था कि हमको समाकलन करना है B, या फिर आप ऐसे निकालो डायरेक्ट, दो इक्वेशन बना देने तो बना देते हैं, या डायरेक्ट लेके चल सकते हो, डायरेक्ट कर दे तो छोटा हो जाएगा। चलो ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम लिखते हैं। इसमें आता है B dl बराबर होगा म्यू नोट इंटू I। एम्पियर का परिपथीय नियम तो यही कहता है कि B और dl का जब हम गुना करेंगे तो म्यू नोट इंटू I के बराबर होगा। अब इसको तो हम हल करेंगे, ठीक है। ये भी मान आपका जो हम B बराबर लिखे थे म्यू नोट I बटा 2πr उसके बराबर ही आ जाएगा जब इसके हम बाहर लेंगे। मतलब यहां से आपका बायट-सावर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन था वो सत्यापित हो जाएगा ऐसे में। तो एक काम करो, चलो यहाँ पर है ऐसी जगह, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो यहां पर लिखा हुआ है B डॉट dl, तो B डॉट dl निकालेंगे, इसका मान कितना आएगा, इसका आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू dl इंटू कॉस थीटा। तो बताओ थीटा का मान कितना होगा, यहाँ पर भी 0, डायरेक्ट 0 डिग्री लिखते हैं, म्यू नोट I हो जाएगा। अब यहाँ से देखो B तो बाहर हो जाएगा आपका, और यहाँ पर लिखाएगा dl बराबर म्यू नोट I लिखाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर dl का मान कितना होगा, तो dl अगर इस वृत्त का हम एक भाग को लिए हैं तो बताओ इसको फिर से अगर हम समाकलन करेंगे तो ये पूरा वृत्त आएगा कि नहीं। ये dl किसका भाग है, वृत्त के परिधि कितने का भाग है जी, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा परिधि आएगा। तो मतलब आएगा 2πr, एक त्रिज्या r है कि नहीं, म्यू नोट इंटू I, मतलब यहां से B बराबर आपका आया म्यू नोट I बटा 2πr। इस चीज को हम सत्यापित किए थे बायट-सावर्ट लॉ में भी, बायट-सावर्ट लॉ में भी आपका इतना आया था। लेकिन अबर जो 2πr, यहां पर समझना, एक हम यहां पर और एक पॉइंट हम लिख रहे हैं, अभी जो हम निकाले B बराबर आया म्यू नोट I बटा 2πr। तो देखो ये R तुम्हारा डिवाइड में है कि नहीं, जब ये R डिवाइड में आया है तो इसका मतलब B जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा R के, होगा कि नहीं। ये जो B है वो अगर ये त्रिज्या का मान अगर बड़ा होते जाएगा तो
तो इस बी का मान घटते जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये डिवाइड में आ रहा है। तो इसका मतलब बी जो है ये 1 बटा मतलब ये त्रिज्या का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। कहने का अर्थ हुआ आर का मान जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, कहने जैसे ये मान लो तार है, इससे दूरी जितना बढ़ेगा उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना क्या हो जाएगा, घटते चल जाएगा। और अगर ये इन्फिनिटी पर पहुंच गया तो उस केस में ये क्या इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इन्फिनिटी केस में इसका मान कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये जितना बड़ा होगा उतना ये क्या होगा, छोटा होता चल जाएगा। क्योंकि बी बराबर म्यू नॉट बटा मतलब बी जो है आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो ये उसमें ऐसे हम नोट्स में लिखा हुआ है, धारावाहिक चालक है उसी पर है, बिंदु जो हम पी ले रहे हैं वो किस पे लेंगे, धारावाहिक चालक पर ही लेंगे। तो ये लिखेंगे स्थिति सेकेंड लिखते हैं और स्थिति सेकेंड में आएंगे हम लोग, ठीक है। दो लिखेंगे जब बिंदु P चालक पर स्थित हो, चालक की सतह पर एक मिनट, सतह पर स्थित हो। मान लो बिंदु P जो है वो चालक की सतह, जैसे मान लो ये आपका एक फिगर हम बना देते, थोड़ा मोटा ले लेते हैं, ठीक है, समझाने के उद्देश्य से ताकि समझ में आए आसानी से। मान लो ये आपका फिगर ले लिए और ये आपका समाक्षीय अक्ष हो गया। अब इससे यहां से यहां तक का दूरी कितना है, यहां से यहां तक का दूरी तो हम बड़ा का आर लिए थे, और ये P का भी दूरी अब कितना हो गया, इसी के बराबर हो गया। जब हम इस पे लेंगे तो यहाँ आर और दो छोटका आर और बड़ा आर क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे अर्थात यहां से आपका जो आएगा आर बराबर आर आएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इसके गोल बनेगा, इसी पर बनेगा गोल ऐसे में। तो यहां पर हो जाए आर बराबर क्या आ रहा है, आर आ रहा है। अब इसी का जस्ट इसके नीचे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो हम प्रूफ किए थे जब बाहर लिए थे तो बी बराबर कितना आया था, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, ये ना आया था, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर निकाले हैं। अब देखो यहां से ये जो आर है उस आर के बराबर हुआ कि नहीं, तो इस आर की जगह पर हम बड़का आर रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं। यहां पर लिखेंगे चूंकि बी बराबर म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर हुआ, तो बताओ अब हम यहाँ पर जार निकालने की जरूरत हमको नहीं है, सीधे हम इस आर के जगह पर क्या करेंगे, मतलब ये जो छोटका आर है इसके जगह पर क्या लिख देंगे, बड़का आर, यही हो गया। मतलब म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि उसी पर आ गया। तो मतलब अब ये आर लिखे चाहे हम ये आर लिखे, दोनों बराबर होगा कि नहीं। तो जब हम सतह पर लेंगे तो बी का मान होगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। और देखो ये जो आपका होता है सबसे अधिकतम होता है, मैक्सिमम यही होगा। अब इससे ज्यादा निकट तो नहीं हो सकता है, आर का मान इससे ज्यादा छोटा हो सकता है। तो आर का मान, ये आर का मान छोटा होगा जब इसके हम अंदर में लेंगे, तो वहां पर क्या आएगा उसको देखो, वो और कम आता है, वो अधिक नहीं आएगा, वहां पर आई का मान ही घट जाएगा, इसका मान घट जाएगा। और इसका मान अगर घटेगा तो समझना कि उसका बी का मान क्या होगा, क्योंकि समानुपाती है। तो अंदर भी हम लेके दिखाएंगे कि क्या होता है। तो ये आर आपका क्या है कि अभी सबसे महत्तम यहीं पर होता है। तो जब P अगर चालक की सतह पर होता है तो B का मान सबसे क्या होता है, ये आपका जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा, क्या आएगा, यही आपका मैक्सिमम होता है ऐसे में। तो यहां पर B का मान सबसे मैक्सिमम आएगा। उसके बाद वो हम लेते हैं, लिखेंगे स्थिति थर्ड में आएंगे, लिखेंगे जब बिंदु P चालक की सतह के अंदर हो, चालक के सतह के अंदर हो। मतलब बिंदु P को हमको लेना है चालक के सतह के अंदर। जैसे मान लो ये आपका चालक हो गया, अब ये चालक के सतह के अंदर हमको लेना है बिंदु P को। तो अंदर कहने के मतलब जैसे समाक्षीय अक्ष हुआ, हम यहां पर P ले रहे हैं, तो बताओ ये चालक के सतह के अंदर हुआ कि नहीं, ये आर है और यहां से बड़ा आर है। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इस पर बनेगा, इसी पर नहीं बनेगा जी, इतने में लूप बनाएगा ये। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इस लूप पे बनेगा जब हम P यहां पर ले रहे हैं। तो ऐसे में तो ये त्रिज्या आपका छोटा हो गया, मतलब यहां पर वृत्त आपका छोटा हो रहा है। लेकिन अब यहां पर तो एक समझने लायक बात क्या है,
इसमें दो विद्युत धारा का मान क्या है, ये जो तुम्हारा आई विद्युत धारा यहां पर से जाएगा, ये आई विद्युत धारा क्या है कि जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा तो पूरे में फैलेगा, पूरे में फैलेगा कि नहीं। तो अब इस क्षेत्र में कितना विद्युत धारा जा रहा है उस पर भी तो ये निर्भर करेगा। जैसे ये अंदर आ गया तो अब इस क्षेत्र में कितना है, इस दो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ, क्रॉस सेक्शन में तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऐसे में, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में जा रहा है आई विद्युत धारा, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या हुआ, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वृत्तन होता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि यहां पर से लिखेंगे कि 2 पाई आर, इसका त्रिज्या क्या है, बड़कार न है, तो 2 पाई आर क्षेत्र से आई विद्युत धारा गुजरता है, आई विद्युत धारा गुजरता है। अब देखो यहां से क्या है कि 2 पाई आर क्षेत्र से आई विद्युत धारा जा रहा है, ठीक है। तो बताओ, इसलिए अगर हम 2 पाई क्षेत्रफल को अगर हम इकाई कर दे, एक नियम पर हम जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं, एक नियम। तो जब 2 पाई आर है क्षेत्रफल तो उससे जा रहा है आई विद्युत धारा। अगर हम क्षेत्रफल को एक इकाई मान लें ऐसे में, तो एक इकाई अगर क्षेत्रफल ले लेते हैं, मान लो वर्ग इकाई लिखाएगा, इसलिए एक वर्ग इकाई, अगर एक वर्ग इकाई अगर हम क्षेत्र लेते हैं तो कितना विद्युत धारा जाएगा, तो इस केस में जितना क्षेत्रफल था वो भागा में आएगा। एक नियम तो ये नहीं कहता है, जब इसको एक करें तो यहां पर क्या होगा, विद्युत धारा घटेगा, तो ये आपका 2 पाई आर कहां जाएगा, भागा में आएगा, आया कि नहीं। तब हमको निकालना है जितना क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से कितना जा रहा है, तो आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल से कितना जाएगा, क्योंकि इतने पर जाएगा तो हमको निकालेंगे कि आर त्रिज्या वाला जो वृत्त है उससे कितना विद्युत धारा जा रहा है। तो आर त्रिज्या हम लिखेंगे, तो बताओ त्रिज्या जब इसका हम आर लेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक में 2 पाई आर लिख दिए थे जी, तो परिधि लिख दिए थे, पाई आर स्क्वायर लिखाएगा, ठीक है, परिधि लिखा गया था गलती से, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्र से आई विद्युत धारा जा रहा है, ये चूंकि वृत्त बन रहा है कि नहीं। तो उसी प्रकार अगर हम लेते हैं छोटका त्रिज्या ले लेते हैं, तो छोटका त्रिज्या लेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर लिखाएगा पाई आर स्क्वायर आएगा, एक मिनट बड़ा कन लिखा हुआ था। अब देखो छोटा वाला अगर हम लेते हैं तो छोटका वाला लिखाएगा यहां से, तो यहां पर लिखाएगा इसलिए पाई आर स्क्वायर क्षेत्र से विद्युत धारा, तो इससे कितना विद्युत धारा जाएगा इसका हमको मान निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्र से मान लो विद्युत धारा एक वर्ग इकाई है, तो आई बटा पाई आर स्क्वायर विद्युत धारा जा रहा है। तो पाई आर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल रहेगा इससे हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। एक नियम अगर तुम लोग को अगर याद है तो ये समझ में आ रहा होगा, अगर एक नियम नहीं याद रहेगा तो ये समझ में नहीं आएगा। आप लोग छठा 7वां क्लास में एक नियम पढ़ते होंगे, ठीक है, उसको स्मरण में लाओ तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आया है। ये तो पाई से पाई कटेगा, इसका इसमें हम गुना करेंगे, मतलब आई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर लिखाएगा, और इसको मान लेते हैं करंट को आई डैश, क्या मान लेते हैं, आई डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब बताओ जी ये समझ में आया कि नहीं आया। तो पहले यहां पर हम कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि अभी इसमें जो आई विद्युत धारा जा रहा है ये पूरे क्षेत्रफल से जाएगा जी, क्योंकि ये पूरा शौचालय भरित है, तो भरित है पूरा भाग में बढ़ जाएगा, इसमें भी जाएगा। ये आपका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल हुआ, और इसका हम त्रिज्या कितना लेके चले हैं, बड़का आर, क्या लेके चले हैं, बड़का आर लेके चले हैं। तो ये बड़का आर से कितना जा रहा है, आई विद्युत धारा, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, चूंकि ये एक वृत्त बनता है, तो वृत्त बनता है तो यही लिखे हैं कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्र से आई विद्युत धारा जा रहा है कि नहीं। तो अब इसको हम एक नियम बनाएंगे। एक नियम कहने मतलब जैसे मान लो हो गया कि 100 आम का दाम 1000 रुपया है, 100 आम के दाम 1000 है, तो एक आम के दाम कितना होगा, तो 100 कहां करते हो, 1000 में भागा देते हो। जैसे सपोज दैट हम लिखते हैं कि 100 गो आम है, एक दाम है 1000 रुपया, ऐसे में तो कहते एक आम के दाम कितना होगा, तो एक आम वाला भी 100 कहा जाता था, भागा में जाता है, एक नियम आधा रहा है, तो इसमें कहते हैं कि 10 रुपया होगा एक आम के दाम। तो हम कहते 200 आम के दाम कितना होगा भाई, तो 200 आम के दाम जो जब एक का मालूम हो गया तो 200 निकालना, 200 से गुना होता है कि नहीं डायरेक्ट, तो यहाँ पर क्या लिखा था 10 गुना 200 करते तो आता कि नहीं 2000 रुपया। तो वही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, ठीक है।
यहां पर भी हम क्या किए हैं कि यहाँ पर तो एक वर्ग इकाई क्षेत्रफल है, मतलब पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो आई विद्युत धारा जा रहा है। तो अगर एक वर्ग इकाई क्षेत्रफल रहेगा तो कितना जाएगा, तो पाई स्क्वायर कहाँ आएगा, भागा में। अब उसी को कह रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल रहेगा, ये छोटका आर ले लिए है, तब कितना विद्युत धारा होगा, तो पाई स्क्वायर इसमें क्या होगा, गुना होगा। तो ये पाई पाई कटेगा तो आई आर स्क्वायर, मतलब आई आर स्क्वायर बचा बटा क्या बच रहा है, आर स्क्वायर। तो इसको हम मान लिए आई डैश, क्या मान लिए, आई डैश, इसलिए मान लिए कि विद्युत धारा दूसरा चीज हो गया, ये दूसरे प्रकार का विद्युत धारा आ गया, तो इसको हम क्या मान रहे हैं, आई डैश मान लेंगे, डीएल हो गया। और यहीं पर स्पर्श रेखा जो दिशा होगा उसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हुआ कि नहीं। तो एक अल्पांश लिए और यहाँ पर स्पर्श रेखा की दिशा में बी ले लिए। तब यहाँ पर हमको निकालना परिपथीय नियम लेके आएंगे और यहां से निकाल लेते हैं पहले। अब निकालते हैं, समाकलन कर लेते हैं। बताओ बी डॉट डीएल अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये तुम्हारा आएगा बी डीएल कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है 0 डिग्री है कि नहीं, इसलिए कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1। तो यहां से आ गया आपका बी डीएल खाली आएगा, बी कहाँ आ जाएगा, बाहर होगा, तो यहाँ पर डीएल लिखेंगे, आपका ये आ गया। उसके बाद इस पे हम क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। तो ये जो डीएल किसका भाग है, इस लूप का भाग है, इस लूप का भाग है, तो इसी का परिधि आएगा, जिस लूप का भाग होता है उसी का परिधि आएगा। इसका परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ पर लिखाएगा 2 पाई आर, मतलब यहां से आपका म्यू समाकलन जो आया है वो बी डॉट डी एल बराबर बी इंटू 2 पाई आर, इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। फिर लिखेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से। अब बताओ एम्पियर के परिपथीय नियम अगर हम लगाएंगे तो इसका मान कितना आया था, यहां पर आएगा बी डॉट डी एल बराबर आया था म्यू नोट इंटू आई डैश लिखना पड़ेगा। आई डैश हम कहा लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो लूप है इससे विद्युत धारा कितना प्राप्त जा रहा है, आई डैश, इसको हम कितना माने हैं, इस लूप में विद्युत धारा हम लेके चलेंगे, इससे आई विद्युत धारा नहीं जा रहा, आई डैश विद्युत धारा जा रहा है। तो बी डॉट डी एल बराबर म्यू नोट इंटू आई डैश आएगा, और आई डैश का मान कितना है, तो आई डैश का मान है आई आर स्क्वायर बटा बड़का आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखाएगा आई आर स्क्वायर बटा बड़का आर स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं, ये आपका लिखाएगा। इसको भी मान सकते थे, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, ऐसे में आई का वैल्यू रख दिए, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं थर्ड, क्या मान लिए, थर्ड मान लिए। अब देखो यहाँ थर्ड मान लिया, अब दोनों को हम तुलना करेंगे, ठीक है, और तुलना करके यहां से निकाल लेंगे। फिर लिखेंगे समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से। अब ये दोनों को तुलना करना है, तो देखो ये बी डॉट डी एल के बराबर बी इंटू 2 पाई आर, और ये भी देखो बी डॉट डी एल के बराबर आ रहा है म्यू नोट इंटू आई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, दोनों बराबर आ रहा है। तो इसके जगह पर या फिर यहीं पर समीकरण 1 हटा मानने से अच्छा है कि यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं बी डॉट डी एल, दो यहाँ बी डॉट क्या है डी एल है, इसका मान कितना रहा बी इंटू 2 पाई आर, तो ये बी इंटू 2 पाई आर को इसके यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं, तो इसके जगह पर हम रख देते हैं बी इंटू 2 पाई आर, यहां पर लिख देते हैं 2 पाई आर। तो थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेना, समीकरण 1 तथा सेकेंड कर देना, तथा सेकेंड से, मतलब यहां पर हम आई डैश का भी मान रख दिए और बी डॉट डी एल का भी मान यहां पर रख दिए, दोनों का मान रख दिए हैं, तो इतना आ गया। अब देखो यहां से तुम्हारा b बराबर आएगा 2 पाई आर को कहां भेजेंगे, भागा में, तो यहां आएगा म्यू नोट आई आर स्क्वायर, तो ऊपर में हो गया, और ये आर स्क्वायर पहले से नीचे में है, और ये आपका आएगा 2 पाई आर नीचे में आया, और ये आर स्क्वायर पहले से है, तो एक आर से अगर एक आर खत्म हो गया कि नहीं, अब तो बाकी खत्म होगा नहीं, तो आएगा म्यू नोट आई आर बटा 2 पाई आर स्क्वायर, इतना आ रहा है। तो ये आपका b का मान आया, किसका मान आ रहा है, b का। ये b का मान कहां पर आया है, जब हम इसको अंदर में लिए हैं तब आ रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं आ रहा है।
तो अब बताओ, दो ये R का मान अब जितना छोटा होगा उतना विद्युत धारा का मान घटते जाएगा कि नहीं, मतलब ये B का मान घटेगा कि नहीं। दो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि I जितना है उतना है, ये R का मान अब हम जो छोटा करते हैं, जैसे सपोज दैट, पहले समझना ध्यान से, ठीक है। ये अक्ष है आपका, ये हम P यहां पर लिए तो ये R का मान इतना हो गया। अगर हम P अगर लेते हैं हम अक्ष पर, कहां पर ले लेते, अक्ष पर ही P लेते तो R बराबर कितना होता, 0। और जब यहां पर 0 रखेंगे तो ये पूरा को 0 कर देगा कि नहीं, तो जब पूरा को 0 कर देगा तो बताओ B का मान कितना हो गया, 0। इसका मतलब कोई भी धारावाहिक चालक तार के अक्ष पर B का मान कितना होता है, 0 होता है। ऐसे में कोई भी धारावाहिक चालक तार के अक्ष पर मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से ये निकाल सकते हो, कंडीशन लिख देते हैं एक दो को, ठीक है। और कंडीशन तो यहां पर सबसे पहला कंडीशन आपका क्या आया, यहां से लिखेंगे कि जब R बराबर 0 होगा, तो बताओ R बराबर 0 होने के मतलब क्या आएगा, तो यहां से B बराबर कितना आएगा, R का मान 0 लिए मतलब अक्ष पर ले रहे हैं, 0 के मतलब क्या हुआ, 0 के मतलब हुआ P अक्ष पर है, कहां पर है, अक्ष पर है। और जब अक्ष पर लेंगे तो R बराबर कितना होगा, 0। और जैसे ये 0 होगा तो इसको 0 रखेंगे, मतलब आपका जो लिखाएगा म्यू नोट I इंटू 0 बटा कितना लिखाएगा, 2 पाई R स्क्वायर, और 0 से गुना वाला कितना आएगा, 0। हुआ कि नहीं। उसके बाद मान लेते हैं, यहां जब लिखना तब लिखा गया है, अब लिखते हैं जब R इक्वल टू, मान लो हम ले लेते हैं इन्फिनिटी, कितना ले लेते हैं, इन्फिनिटी ले लिए। ऐसे में तो इन्फिनिटी मतलब हो गया, इन्फिनिटी का मतलब क्या हो, इससे बाहर रहेगा, इन्फिनिटी का मतलब इससे बाहर नहीं रहेगा जी। और बाहर रहेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब यहां पर लिखेंगे P अनंत पर है, P अनंत पर है। तो अनंत पर रहने के बाद दो बाहर ला के लिए फॉर्मूला क्या लिखाए थे, म्यू नोट I बटा 2 पाई R आया था, म्यू नोट I बटा 2 पाई R आया था कि नहीं। अब R को जब हम इन्फिनिटी करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, म्यू नोट I बटा 2 पाई इंटू में इन्फिनिटी। और बताओ इन्फिनिटी से भागा देने पर कितना आता है, इन्फिनिटी से किसी भी संख्या में भागा दोगे तो 0 आएगा, कितना आएगा, इन्फिनिटी मतलब बहुत चीज दो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 10, 10 को अगर हम भागा दिए, अगर मान लो हम 10 को भागा दे रहे हैं 2 से तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर वही 10 को भागा हम दे रहे हैं 10 से तो कट के 1 आया। यदि 10 को भागा अगर हम 100 से देंगे तो 1 बटा 10 आ रहा है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है कि नहीं। तो जितना बड़ा करते जाएंगे छोटा होते जाएगा, अंततः क्या होगा, 0 के बराबर। तो ये लगभग कितना बराबर आएगा, 0। तो जब ये बिंदु अनंत पर रहेगा तो B का मान 0 होता है, और बिंदु जब अक्ष पर रहेगा तो B का भी मान कितना होता है, 0 होता है। तो दोनों केस में 0 होता है, अक्ष पर रहेगा तब वो 0 होगा, अनंत पर रहेगा तब वो 0 होगा। ऐसे में आप समझना कि इस प्रकार से बनेगा। ये मान लो तुम्हारा इस प्रकार से अक्ष लेते हैं, जो स्वतंत्र राशि होता है वो किस पर रखाता है, एक्स अक्ष पर। ग्राफ कभी भी खींचना है तो स्वतंत्र राशि को रखते हैं एक्स अक्ष पर। ऐसे में और जो डिपेंडेंट होता है वाई अक्ष पर रखाता है। तो बताओ बी किस पर निर्भर कर रहा है, आर पर। इसका मतलब स्वतंत्र कौन हुआ, आर ने। तो आर का काम इस पे करेगा, आर हम इस पे लेंगे, ठीक है। और बी किस पर लेंगे, इस पे हम लेंगे बी। ऐसे में अब बताओ ये मान लेते हैं कि अक्ष है, ये क्या है, अक्ष है। यहां पर मान लेते हैं आर बराबर कितना हो गया, 0। तो यहां लिखे ना आर बराबर 0, तो आर बराबर 0 था तो बी का मान भी कितना आया है, आर बराबर जब 0 लिए है तो बी का मान भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब आर बराबर जब 0 हुआ है तो ये बी भी कितना है, 0। तो यही मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु पर दोनों क्या होता है, 0 0। तो बताओ यहाँ एक अक्ष पर भी 0 हो गया और बी का भी मान 0 हुआ, तो मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। और मान लो ये जो पोजीशन है, ये जो बड़का आर है वो बड़का आर के बराबर हो गया। एक कंडीशन और बताए थे, आर बराबर आर बताए थे कि नहीं। तो जहां पर क्या आया था, बी का मान मैक्सिमम आया था, और इसका मान आया था शायद कितना था, ये म्यू नोट आई बटा 2 पाई, बड़का आर लिखे थे यहां पर, इन आया था। तो इतना आया था। तो जब ये आर के बराबर होगा, मतलब बड़का आर जो इसके बराबर होता है महत्तम होता है, सबसे मैक्सिमम यहीं पर होता है, ठीक है।
और इस केस में ये ग्राफ आपका धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा, इस पर कर्व बनाना है। क्या बनाना है? कर्व बनाना। तो ये आपका मैक्सिमम बी देगा, ये आपका क्या जाएगा, लिख सकते हो बी मैक्सिमम, बी मैक्स लिख देते हैं, मतलब बी यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखो आर का मान ही दो, आर का मान जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा वो किसके पास जाएगा, जीरो के पास, छोटा होते जाएगा। आर का मान हम बड़ा करते जाएंगे, इसका मान क्या होगा, यहां से दो फॉर्मूला देखो, म्यू नोट आई बटा 2 पाई आर, चूंकि डिवाइड में है, और ये आर का मान जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा अंत ये क्या होगा, छोटा होगा, और जब जैसे ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो फिर जीरो होने के मतलब बिन जीरो हो रहा है, तो बी जीरो यहां पर है, इसका मतलब ग्राफ नीचे आएगा, बी जीरो है तो ग्राफ नीचे आएगा कि नहीं। तो जैसे जैसे मतलब यहां पर देखो आर का मान लेते हैं कि बड़ा है, आर जो है वो ग्रेटर देन है बड़का आर से, ऐसे में आर क्या है, यहां पर आर क्या है, ये छोटा था, ये बड़का आर से ये आर छोटा था, यहां पर छोटका आर क्या है, बड़का आर से बड़ा है। तो बड़ा होगा तो जैसे जैसे ये नीचे बड़ा होते जाएगा ये नीचे आते जाएगा, और इन्फिनिटी पर जाना है, इन्फिनिटी पर जाएंगे तब जीरो होगा। तो बताओ हम इन्फिनिटी पर ग्राफ में दिखा सकते हैं कि इन्फिनिटी पर पहुंच गए, इसलिए इसको टच नहीं करना, इसको मोड़ देना। ऐसे में एक अक्ष पर टच नहीं करेंगे लेकिन नीचे लाते हुए इसको मोड़ देंगे ऐसे में, और जब इन्फिनिटी पर जाएगा तो ये इसमें टच कर जाएगा, तो इन्फिनिटी पर पहुंचाएंगे तब होगा जीरो। तो ये आप